तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि आज जो अपन बात करने वाले हैं आपके ए टू जेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन में आपको देने वाला हूं। जो भी आपके कंफ्यूजन है सारे दूर करने वाला हूं रिगार्डिंग टू आपका आईबीपीएस एएफओ, जिसको अपन बोलते हैं एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। तो आज मैं जो बच्चे टारगेट करूंगा, देखो जो पहले से आईबीपीएस एएफओ की तैयारी वगैरह कर रहे हैं तो उनको सारी चीज का नॉलेज है। मैं टारगेट करूंगा आज जो बच्चा बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया है, हो सकता है उसका फर्स्ट सेमेस्टर, हो सकता है वो 8वें सेमेस्टर तक, 8 सेमेस्टर, कोई सा भी उसका सेमेस्टर, और उसने थोड़ा सा अपना मन बना रखा है कहीं ना कहीं एक अच्छी क्वालिटी और स्टैंडर्ड वाली जॉब का, जो हर साल भर्ती आती है, हर साल भर्ती आती है, जिसकी रेगुलर बेसिस पे वैकेंसीज आती है और एक बहुत ही अच्छी स्टैंडर्ड और क्वालिटी वाली जॉब है। तो उसको लेके आपका सिलेबस को लेके, पेपर पैटर्न को लेके, सिलेक्शन प्रोसेस को लेके, एज क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज को लेके सारी मैं कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो इसको आईबीपीएस जो है, जो एग्जाम अपनी कंडक्ट करवाता है एएफओ, देखो ये बैंकिंग सेक्टर की जॉब है, जिसको अपन कह सकते हैं लेवल फर्स्ट जो होता है, स्केल फर्स्ट जो अपना होता है, उस लेवल की जॉब है। अच्छा खासा इस पे आपको पे मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन यही बात करेंगे इसमें कि इसको एग्जाम को कंडक्ट कौन करवाता है। तो आपका जो आईबीपीएस है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, आईबीपीएस एग्जाम, ठीक है, ये जो बॉडी है ये आपका एग्जाम कंडक्ट करवाती है। और एएफओ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, सबसे पहले बात करते हैं इसका काम क्या रहता है, उसके बाद में धीरे धीरे मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा। देखो ये जो आप जिस स्टेज पे हो, वीडियो देख रहे हो सकता है बीएससी एग्रीकल्चर आप कर रहे हो, ठीक है। इस पहले सबसे पहले बात करूं ये पेपर दे कौन कौन सकता है, तो जिसने बीएससी एग्रीकल्चर की है, कहीं से भी भारत सरकार की यूजीसी की जो आपकी मान्यता है, एक्रीडेशन वाली यूनिवर्सिटी है, चाहे से वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। ऐसा ही नहीं सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर वाला ही दे सकता है, जिसने यूजी बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी हॉर्टिकल्चर, डेयरी साइंस, ठीक है, किसी भी से एग्रीकल्चर एलाइड साइंस के जो ब्रांच है उनमें से किसी में से भी अगर आपने अंडर ग्रेजुएट जो यूजी कोर्सेज आपका 4 साल का वो किया है तो आप एलिजिबल हैं। पहली चीज तो ये हो गई अपनी। सेकंड चीज अपन बात करें अगर एज की, तो इसमें जो एज होती है, वो जो मिनिमम एज है वो चाहिए आपको 20 ईयर्स। कितनी चाहिए भाई? 20 साल चाहिए आपको। और अधिकतम जो एज चाहिए वो चाहिए 30 साल। कितनी? 30 साल। अगर मैं सबसे पहले एज की बात कर लू तो ठीक है, धीरे धीरे सारी चीजें मैं आपकी क्लियर करने वाला हूं। अगर इसके बाद में मैं बात करूं, देखो यूजीसी अप्रूव जितनी भी आपकी कॉलेजेस है, यूजीसी अप्रूव जो भी आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, उसमें एग्रीकल्चर अलाइड साइंस में आपने बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स किया हो, फॉरेस्ट्री किया हो, हॉर्टिकल्चर किया हो, डेयरी टेक्नोलॉजी किया हो, या आपके जो उसमें आता है एमपीयूटी जो करवा रही है, एलपीएम वाला किया हो, कोई सा भी अगर आपने यूजी किया है एग्रीकल्चर अलाइड साइंस का, तो आप ये देने के लिए एलिजिबल हो। दूसरी, आप क्या हो? भारत के निवासी होने चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत के, भारत के क्या होने चाहिए? निवासी होना चाहिए। दूसरी अगर मैं बात करूं एज की, तो इसमें मिनिमम एज जो है 20 है, मैक्सिमम 30 है, और कुछ कैटेगरी वाइज आपको छूट मिली गई है, जिसके अंदर अगर अपन बात करें तो एक्स सर्विसमैन कोई है तो उसको 5 साल की छूट है, वो 35 साल तक इस जॉब को दे सकता है। और एससी एसटी वाले कैंडिडेट्स जो हैं उनको भी 5 साल तक की छूट है इसमें, ठीक है। तो दो चीज अपनी क्लियर हो गई कि इसको पेपर को दे कौन कौन सकता है और एज लिमिट इसमें क्या है। अब बात करें इसके एग्जाम पैटर्न की, तो इसमें देखो 3 स्टेप्स होती है, 3 स्टेप्स होती है। मैं पूरा बिल्कुल जीरो से बताऊंगा, ऐसा कि जैसे मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का कोई बच्चा है जो अपने रेगुलर क्लास ले रहा है और उसको एक बड़ा सपना दिखाने जैसा है ये। क्योंकि सारे बच्चे ऐसे नहीं कि मास्टर्स करेंगे, खुद को जॉब की भी जरूरत होती है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ बच्चे बहुत अच्छे पढ़ाई करने वाले होते हैं, उनका ये होता है कि यार मैं कैसे भी इस जॉब को निकाल लूं। तो उनको एक बार उसका पूरा रोड में पता होना चाहिए कि यार इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, क्या क्या आता है, कैसे होता है, क्या कट ऑफ रहती है, सारी बात करूंगा मैं 2025 को लेके। जो भी फॉर्म कब लगने वाले हैं, पेपर कब होगा, तो 3 स्टेप्स में इसका वो होता है सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन। पहले होता है प्रीलिम्स, प्री पेपर होता है, उसके बाद में होता है मेंस, उसके बाद में होता है बेटा इंटरव्यू। और तीनों के बारे में वेटेज, क्वेश्चंस, सिलेबस, सब्जेक्ट सारी मैं बात करूंगा, कितना टाइम मिलता है, कब पेपर लगता है, वो सारी। उससे पहले मैं बता दूं आईबीपीएस जो है आपका बैंकिंग सेक्टर की जो होता है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर जो आपका होता है, उसका काम क्या होता है, जो आपके बैंक्स हैं ये भी मैं इसमें इंक्लूड करके लाया हूं कि कौन कौन से बैंकिंग में आपको जॉब मिलती है। जो लिस्ट है बैंक्स की, जो टॉप मोस्ट बैंक्स हैं, उनकी लिस्ट भी मैं आपके लिए लेके आया हूं, जो मैं अभी बताऊंगा आपको। तो इसमें काम क्या होता है, जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो स्कीम्स है, जो लोन्स पास करने होते हैं, इनके बारे में देखना होता है। और बैंक में पर्सनल एएफओ का जो है केबिन आपको मिलता है। ये तो हो गया आपके काम की। अब बात करता हूं मैं इसमें, थोड़ी सी आगे चलते हैं आगे पर। आईबीपीएस एएफओ सिलेबस, प्रीलिम्स एंड मेंस,
सिलेबस से पहले अगर मैं बात कर लूं इसके स्टेप्स की तो वो थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा कि इसका 3 स्टेप्स होते हैं, उसके बाद में मैं बताऊंगा आपको कि क्या क्या होता है। देखो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा बेटा, चीजें थोड़ा सा टाइम लगेगा इस वीडियो में, पर मैं आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट पे अपन, ठीक है, आईबीपीएस पीओ नोटिफिकेशन निकालता है, रिलीज ऑफ आईबीपीएस प्योर नोटिफिकेशन, आपका जो पीओ और एफओ का है वो नोटिफिकेशन आता है आपका, ठीक है। उसके बाद में देखो स्टेज फर्स्ट है। स्टेज सेकंड में क्या होता है, फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म, आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने होते हैं। उसके बाद में क्या होता है, प्रीलिम्स का आपका एडमिट कार्ड आता है। तो एक चीज तो अपनी यहाँ पे ये हो गया, 3 स्टेप में मैंने बताया। फर्स्ट आपका क्या हो गया, यहाँ पे प्रीलिम्स हो गया बेटा, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, प्री एग्जाम, ठीक है। उसके बाद में सेकंड होता है जब आप प्री क्लियर कर लेते हैं, जब आप प्री क्लियर, और ये है ना फाइनल कट ऑफ में नहीं जुड़ता है, अभी मैं सारणी से सारा बताऊंगा, अभी थोड़ा सा मैं समझा रहा हूं। जो प्री एग्जाम आपका होता है वो कभी भी जो आपकी फाइनल कट ऑफ तैयार होती है सिलेक्शन के लिए, उसमें कभी भी वो नहीं होता है, इसको सिर्फ क्लियर करना होता है, इसकी जो कट ऑफ होती है वो क्लियर करनी होती है। सेकंड अपन क्या करेंगे, प्रिपेयरिंग अपेयरिंग फॉर आईबीपीएस प्रीलिम्स एग्जाम, ये करेंगे। इसको जब क्लियर हो जाएगा फिर आएगा आपका इशू आईबीपीएस का मेंस का, ठीक है, मेंस के एडमिट कार्ड आएंगे, और फिर आप मेंस क्लियर करोगे, उसके बाद में आपको इंटरव्यू के एडमिट कार्ड आएंगे, आप इंटरव्यू क्लिक करोगे, देन आपको ये जॉब मिल जाती है, ठीक है। 3 प्रोसेस होती है, आगे बात करते हैं तीनों प्रोसेस के बारे में अपन। तो देखो जहां से भी आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो, आप सोचते हो कि मेरे को डिग्री के साथ जॉब लगनी है, तो बहुत अच्छा आपके लिए ऑप्शन रहने वाला है ये। ऐसा कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है, नॉट अ बिग डील कि आपको जाके लंका में जाके आग लगा के आनी है। अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, शुरुआत से आपका कोई सा भी सेमेस्टर है और इसके रुचि रखते हैं, तो आप आराम से इसको क्रैक कर सकते हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है ये। चलो बात कर लेते हैं अपन। आपका जो प्री पेपर लगता है उसमें 3 सब्जेक्ट आती है आपके। जो प्री का आपका पेपर लगता है भाई, उसमें 3 सब्जेक्ट आपके आती है। कौन कौन सी आती है, पहली आती है आपके इंग्लिश। कौन सी आती है, इंग्लिश लैंग्वेज आती है। इंग्लिश के सिलेबस के बारे में मैं प्रॉपर डिस्कस करूंगा, अभी मैं सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहा हूं सिर्फ। आपकी आती है इंग्लिश, उसके बाद में आपकी आती है रीजनिंग, ठीक है। और थर्ड जो सब्जेक्ट आती है वो आती है आपकी क्वांट्स, जिसको बोलते हैं जनरल, अपनी मैथ का सब्जेक्ट है, वो चीजें इसमें आएगी। तो 3 सब्जेक्ट आपके आती है और 150 क्वेश्चन आते हैं बेटा। मैं बात कर रहा हूं प्री एग्जाम की, फॉर्म भरने के बाद में। अभी मैं जो आपके टेंटेटिव डेट्स हैं उनके बारे में भी चर्चा करूंगा सारी, की साल में कब तक इसका जो कैलेंडर है वो रिलीज होता है, और कौन कौन से एक्सपेक्टेड डेट्स हैं जहां पे जाके ये भर्ती पूरी होती है। मैं बात कर रहा हूँ प्री की, तो प्री में आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं। पहला हो गया आपका इंग्लिश, दूसरा हो गया आपका रीजनिंग, और थर्ड सा आपका होगा क्वांट्स, ठीक है। और तीनों के क्या होते हैं बेटा, सॉरी, हाँ, तीनों के क्या होते हैं आपके, इसमें 50-50 क्वेश्चन होते हैं, समझना, 50-50। अब इनका सिलेबस क्या है, किस लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो भी बात करेंगे, अभी मैं समझा रहा हूँ। 50-50 आपके क्वेश्चन हो गए, मतलब आपके टोटल कितने, यहाँ पे हो गए 150 क्वेश्चन हो गए प्री के अंदर। अब देखना इसको, इसमें एक ट्विस्ट में बताता हूँ, क्लियर करने के लिए भी आपको और चीजों की भी जरूरत है इसमें। 150 अगर आपके क्वेश्चन हो गए, ये देखो इंग्लिश में जो है ना वो 25 नंबर के, 50 क्वेश्चन जो है वो आपके वो 25 नंबर के रहते हैं, मतलब 0.5, आधे नंबर का एक क्वेश्चन रहता है बेटा, आधे नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, ठीक है। अभी कट ऑफ सारी चीजों की मैं बात करूंगा। और जो इंग्लिश का पेपर जो होता है ना, तो इंग्लिश का पेपर तो यार इंग्लिश मीडियम में ही होगा, वो तो हिंदी में होगा नहीं। मीडियम ऑफ एग्जाम वो इंग्लिश में ही आपको मिलेगा पूरा, ठीक है, इंग्लिश में ही आपको मिलेगा। दूसरे बात पे बात करूं बेटा मैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपके 50 क्वेश्चन और 50 नंबर, 50 क्वेश्चन और 50 नंबर, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, ठीक है। बात करूं मैं क्वांट्स की अगर, तो उसमें भी 50 क्वेश्चन 50 नंबर, ठीक है। ये लो, तो ऐसे करके ये 25 का हो गया, 50-50, तो आपके 150 क्वेश्चन होते हैं टोटल, और नंबर कितने होते हैं 125, 125 नंबर का हो गया। और 150 क्वेश्चन के लिए अपने को टाइम कितना मिलता है बेटा, 2 घंटे, कितना, 2 घंटे, मतलब 120 मिनट, 6 दूनी 12, 120 मिनट आपको मिलती है। 120 मिनट के अंदर आपको रीजनिंग के 50, मैथ के 50 और इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आपको सोल्व करने होते हैं। अब इस प्री को पास करने का क्या डेमो रहता है वो देखो। इसके अंदर पहले तो आपको क्या होता है, एक एग्जाम की स्पेशल सब्जेक्ट जो कट ऑफ जाती है उसको क्वालिफाई करना पड़ता है। पहले तो इसको क्वालिफाई करना पड़ता है। एक है ना, जैसे इंग्लिश की कट ऑफ जा रही है 8 नंबर, तो पहले तो आपको एक पर्सनल सेक्शन का जो कट ऑफ है वो क्लियर करना पड़ेगा। रीजनिंग की जा रही है 13 नंबर, तो 13 आपको इसमें लाने पड़ेंगे। फिर इसकी क्वांट्स की जा रही है सपोज दैट 9 नंबर, ये तीनों पर्सनल सब्जेक्ट की कट ऑफ जब आपने क्लियर कर ली, फिर तीनों को जोड़ के एक फाइनल प्री की कट ऑफ तैयार होती है। जैसे टोटल गई आपकी यहाँ पे 25, सपोज दैट मैं उदाहरण बता रहा हूँ, ठीक है।
जो भी है, तो ये भी आपको क्लियर, तो दो कट ऑफ आपको क्लियर करनी पड़ती है। कौन कौन सी? एक तो आपका पर्सनल जो सब्जेक्ट है, आपका जो सब्जेक्ट है उसकी, और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग रहती है वो रहती है 1/4 की। कितनी रहती है? 1/4 की। 150 क्वेश्चन, 125 नंबर और 120 मिनट, कहे तो 2 घंटे आपके हैं, और 3 सब्जेक्ट आपके हैं। तीनों सब्जेक्ट में एक तो पर्सनल जो आपकी कट ऑफ है वो आपको क्लियर करनी होती है, देन उसके बाद में आपको क्या करना रहता है, जो टोटल कट ऑफ रहती है वो भी, तीनों की कट ऑफ करने के बाद प्री की जो ओवरऑल कट ऑफ होती है वो आपको क्लियर करनी होती है। और इसका जो जो भी स्कोर रहता है, इसको क्लियर कर लिया आपने कंप्लीट, जो भी इसका स्कोर रहा सिर्फ आपको पास करना है। ये आपका जो फाइनल रिजल्ट तैयार होएगा ना, उसमें कोई भी इसका रोल नहीं होता है, इसका कोई भी रोल नहीं होता है। जब आपका प्री क्लियर हो जाता है उसके बाद में आप मेंस के लिए एलिजिबल होते हो। अब बात कर लेते हैं भाई मेंस की। तो मेंस में क्या होता है, आपके एग्जाम पैटर्न फॉर प्रीलिम्स, ये प्रीलिम्स का दोबारा से दिया हुआ है, यहाँ पे ये देख लो एक बार फिर से मैं समझा देता हूं, इसमें सही से समझ में आ जाएगा आपके। इंग्लिश लैंग्वेज 50 क्वेश्चन 25 नंबर, इंग्लिश में ही आएंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 नंबर, क्वांट्स 50 क्वेश्चन 50 नंबर, इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ में आएंगे 150 क्वेश्चन 125 नंबर, और 120 मिनट आपका टाइम हो गया। 120 मिनट, मैं कह सकता हूँ 40-40 मिनट आपको तीनों सेक्शन के मिलेंगे। तीनों सेक्शन जब आप कर लेते हैं तो तीनों, एक तो सेक्शन कट ऑफ आपको क्लियर करनी होती है, बाद में एक ओवरऑल तीनों की कट ऑफ क्लियर करनी होती है, उसके बाद में प्री का पूरा लफड़ा ही खत्म हो जाता है। ये ना तो अपने फाइनल रिजल्ट में जुड़ता है। फिर अपन बात करते हैं भाई मेंस की। तो मेंस के अंदर क्या होता है, आपके 60 क्वेश्चन आते हैं। मेंस के अंदर क्या होता है, आपके 60 क्वेश्चन आते हैं प्रोफेशनल नॉलेज, जो किसके आते हैं, आपका जो एग्रीकल्चर है, जो आपका मेन सब्जेक्ट है, प्रोफेशनल कोर्स है, उसके आते हैं 60 क्वेश्चन, और 60 ही नंबर के आते हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो लफड़ा रहता है वो रहता है टाइम का। आपके क्या रहता है, इसके 60 क्वेश्चन के लिए आपको मिलती है ओनली 45 मिनट मिलती है, वही 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, और 45 मिनट आपको मिलती है। अब इसमें जो 60 क्वेश्चन है वो किन किन सब्जेक्टों से आते हैं देख लो। आपके जो मेजर और माइनर जो सब्जेक्ट्स हैं, एग्रोनॉमी, जो आपने यूजी कोर्सेज में पढ़े हैं, एग्रोनॉमी हो गया आपका, सोइल साइंस हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, फ्लोरिकल्चर हो गया, निमेटोलॉजी हो गया, पैथोलॉजी हो गया, ब्रीडिंग हो गई आपकी, फिशरीज हो गई, सेरिकल्चर हो गया आपका, ठीक है, एक्सटेंशन आपकी हो गई, इकोनॉमिक्स स्टैटिक्स आपकी हो गई, वो सारे मिला के 60 क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आते हैं। इनका सिलेबस भी अपन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो लोचा रहता है वो यही रहता है टाइम का, कि 60 क्वेश्चन है और आपके 45 मिनट ही आपको दी जाती है, राइट। इसके बाद में जब इस आप मेंस एग्जाम को जब आप क्लियर कर लेते हैं, इसका देखो, इसमें कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की, क्योंकि इसका जो स्कोर है, इसका और आपका जो इंटरव्यू है, साक्षात्कार जो है, थर्ड स्टेप इसमें इंटरव्यू रहती है, इन दोनों का जुड़ के फाइनल कट ऑफ तैयार होती है। देन आपको उस कट ऑफ के हिसाब से, आपकी रैंक के हिसाब से, आपके नंबर के हिसाब से आपको बैंक्स में पोस्टिंग दी जाती है, आपकी चॉइस फिलिंग के हिसाब से, कि आपको कौन सा आपने प्रीफर किया उसके हिसाब से। तो मेंस का प्री दो चीज आपके समझ में आ गई होगी, प्री और मेंस आपके दो चीज आपके समझ में आ गई होगी बेटा। आगे मैं बात करता हूं 60 नंबर, ठीक है, 60 क्वेश्चन 45 मिनट, 1/4 की नेगेटिव, जो यूजी में आप पढ़ गए हो वो कंप्लीट सारा कोर्स इसमें आता है। और इसमें एक जो चीज एक्स्ट्रा आती है वो आती है आपके एग्रीकल्चर के जितने भी करंट अफेयर्स हैं, जो नई स्कीम्स हैं, ठीक है, जो न्यू स्कीम्स हैं, और आपका जो करंट अफेयर्स है वो भी इसमें आते हैं, करंट अफेयर्स, ठीक है। ये दो चीज आपको और एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती है, इन 60 क्वेश्चन में ही वो इंक्लूड रहता है। उसके बाद में जब आप ये क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद में आपका आता है इंटरव्यू। क्या आता है भाई? इंटरव्यू। क्या आता है? इंटरव्यू। और इंटरव्यू को क्या कहते हैं? साक्षात्कार। ये कितने नंबर का होता है आपका? 20 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है आपके? 20 नंबर का होता है, ठीक है। जब इंटरव्यू आपका क्लियर हो जाता है, टोटल मार्क्स आपके जुड़ते हैं, इस टाइम आपका जो मेंस पेपर है वो 60 का था, वो 80 यहाँ पे हो जाते हैं। 60 की जगह क्या हो जाते हैं? 80 हो जाते हैं परसेंटेज में अगर देखें तो। 60 + 20 मतलब ये यहीं से 80 हो गया। 80 तो हो गए इसमें मेंस के, और 20 नंबर आपके जुड़ते हैं भाई इंटरव्यू के, ऐसे करके 100। और 100 में से आपके फाइनल कैटेगरी वाइज कट ऑफ निकलती है, और उस हिसाब से आपको बैंक्स वगैरह मिलते हैं। तो मैंने एएफओ के लिए सारी चीजें क्लियर करी कि कौन कौन पेपर दे सकता है, कौन कौन फॉर्म इसके भर सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे इसके टेंटेटिव डेट्स की और बैंक्स की। तो सबसे पहले मैं बैंक्स की बात कर लेता हूँ। साक्षात्कार जो आपका होता है इंटरव्यू 20 नंबर का होता है भाई। कितने नंबर का होता है आपका? 20 नंबर का होता है। अब बात करें बैंक्स की, तो कुछ यहाँ पे है आंध्रा बैंक, केनरा बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, इंडियन बैंक, ओरिएंटल बैंक, यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया,
ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया, यूको, इलाहाबाद, पंजाब नेशनल, पंजाब सिंध, ठीक है, महाराष्ट्र, इंडियन बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे बैंक्स हैं। इनमें जो एएफओ की पोस्ट होती है उसके लिए ये आईबीपीएस जो आपका है, ठीक है, जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है, 3 स्टेप में पेपर होता है। ये आपका मेंस का मैंने बता दिया बेटा, ये आपका मैंने प्री का बता दिया। प्री में आपको इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट्स पढ़नी होती है, सिर्फ क्लियर करना होता है। ये जो फाइनल सिलेक्शन है उसमें ये मैटर करता है, मेंस और आपका इंटरव्यू मैटर करता है। तो ये तो बात होगी अपनी थोड़ी बहुत ऊपर की। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है, आगे आप चीजें मेरे से पूछना चाहेंगे, वीडियो पे अच्छा फीडबैक होगा, तो मैं पर्सनल सिलेबस के हिसाब से, लास्ट ईयर की कट ऑफ्स के हिसाब से और पोस्ट के हिसाब से वीडियो। लास्ट ईयर जो पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो अपने जो लास्ट ईयर पोस्ट रही है वो इसमें 900 और कुछ पोस्ट थी, ठीक है, 946 पोस्टें थी इसमें। देखो इसमें पोस्ट दो प्रकार से आती है। पहले क्या है, जब प्री के फॉर्म लगते हैं तब पोस्टें कम दिखाते हैं, अपने को कम होती है, तो कई बार तो वो बढ़ जाती है मेंस तक, बैंक्स की रिक्रूटमेंट के हिसाब से कई बार वो नहीं भी बढ़ती है। तो पिछली बार है ना, बढ़ के कितनी हो गई थी, 946 के समथिंग हो गई थी। एग्जिट 946 पोस्ट पे ये हुआ था, और ऑल इंडिया की भर्ती है और हर साल ये आती है। क्या हर साल आती है? अब की बार अगर अपन कहें, बात करें तो जो आईबीपीएस का ऑफिशियल जो कैलेंडर रिलीज किया गया था, ऑफिशियल कैलेंडर, उसमें अभी देखो इसके फॉर्म भरने चालू नहीं हुए, पर 1-2 दिन से बहुत चर्चा चल रही है कि इसकी जो एग्जाम डेट्स हैं वो क्या हुई है, आगे पीछे हुई है, पर उसका ऑफिशियल अभी कुछ भी ऐसा आया नहीं है। साइड पे आएगा तो हम डाल देंगे, तो वो दोनों बता देता हूँ। जो ऑफिशियल साइड पे पहले से डली हुई है आईबीपीएस एएफओ 2025-26 के लिए, उसके बारे में बात करें तो पोस्टें अब की बार जो सुन पा रहे हैं अपन, देख पा रहे हैं, उसके हिसाब से बहुत अच्छी पोस्टें आपकी होने वाली है, ठीक है। तो प्री की अगर मैं बात करूं तो आपका 22 और 23 नवंबर दिया हुआ है, 22 और 23 नवंबर, ठीक है, 2025, 23 नवंबर, ठीक है, प्री एग्जाम के लिए। जिन बच्चों का फिर प्री क्लियर हो जाएगा उनके एडमिट कार्ड आएंगे, और उनका जो मेंस दिया हुआ है वो लगभग दिया हुआ है 4 जनवरी, 4 जनवरी 2026, और जिसका मेंस क्लियर हो गया उसके कुछ दिन बाद आपका रहता है फिर क्या, इंटरव्यू, ठीक है। उसके बाद क्या रहता है, आपका इंटरव्यू रहता है। तो ये तो डेट्स हो गई भाई, जो चीजें हमने देखी है, जो इसके अंदर दी हुई है, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं अपन, जो अभी नए 2 दिन में बहुत चर्चा में चल रहा है, जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था उस तरीके से इसकी डेट। तो जो नई डेटें बता, हाँ, अगर इस डेट पे पेपर होता है आपका तो इसके फॉर्म लगना शुरू होते हैं लगभग, मैं बता रहा हूं 1 अगस्त से, 1 अगस्त से 31 अगस्त, या ये जो महीना रहता है ये, या फिर मैं कह सकता हूँ जुलाई का एंड वीक से मिड अगस्त तक इसके फॉर्म लगेंगे। अगर ये ही जो अभी तक आईबीपीएस कैलेंडर में दी हुई है वही डेट्स अगर रहती है, टेंटेटिव डेट्स अगर वही फिक्स है तो। पर अगर अभी कुछ कोचिंग्स और कुछ प्लेटफॉर्म्स जो मैंने भी ऑब्जर्व किया, देखा कि बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है, तो उनकी जो डेट्स है, उन्होंने प्री की जो डेट बताई है वो बताई है 30 अगस्त। कितनी बताई है नवंबर की वाली की, इसको 30 अगस्त, ठीक है, 30 अगस्त बताइए। और मेंस की जो बताइए वो बताइए 9 नवंबर, कितना, नवंबर। तो इस हिसाब से अगर पेपर लगता है तो फिर आपके फॉर्म वगैरह भी बहुत जल्दी फिलअप होंगे, और पोस्टों का भी अपन इतना कह नहीं सकते, पर अनुमान इतना है कि अच्छी खासी पोस्ट आपकी आएगी। तो आपने क्या सोचा है, मतलब अंदर से गट्स फील आ रही होगी कि यार मैं निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता एफओ। अगर आपके मन में आ रहा है कि यार एक बार तो देना चाहिए, तो फॉर्म जरूर भरना, प्री तक तो आप पहुंचना। बाकी सारे भाइयों को बेस्ट ऑफ लक है। तो मेरे को बताना कि जिन्होंने मन बना रखा था, बहुत सुनते हैं कि यार बीएससी एग्रीकल्चर के एफओ करूंगा, एफओ करूंगा, आईबीपीएस, एसओ, एफओ, एफओ, ऐसा अपन सुनते हैं, और बहुत अच्छी नौकरी भी है, सुनना भी है ना, बहुत अच्छी सैलरी वगैरह भी इसमें बहुत अच्छा, जो पे स्केल्स है बहुत अच्छा है इस पे, है ना। तो सुनते हैं पर अपने चीजें क्लियर नहीं होती कि यार इसमें एफओ में होता क्या है। तो मैंने बिल्कुल जीरो से, कि फर्स्ट सेमेस्टर का 12वीं पास बच्चे को मैं समझा सकूं कि यार तूने बीएससी में एडमिशन लिया है तो ये होती क्या है। धीरे धीरे देखो, सपना दिखाना हमारा काम है, और सपने के बारे में इंफॉर्मेशन, उस जॉब के बारे में, उस लक्ष्य गोल के बारे में इंफॉर्मेशन और रास्ता दिखाना हमारा काम है। बाकी मेहनत आपको करनी है, लग जाओगे तो तनख्वाह आपको लेनी है। जो भी 2, 5, 7 पीढ़ियां जो आपकी सुधरेगी वो आपकी सुधरेगी। पर एज ए टीचर, एज ए बिग ब्रदर, हमारा काम क्या है कि उस चीज को बहुत ईजी लैंग्वेज में आपके सामने रिप्रेजेंट करना, उसके लिए आपको प्रेरित, मोटिव करना, उसके लिए मोटिवेशन देना, और कहीं ना कहीं आपको उस चीज के बारे में समझाना, रुचि पैदा करना। देखो चीजें सभी बताते हैं, एक अच्छा टीचर वो होता है उस सब्जेक्ट के लिए, उस टॉपिक के बारे में बच्चे की पढ़ने के लिए रुचि करे, उसको पाने के लिए, उस लक्ष्य को, उस गोल के पास जाने के लिए रुचि पैदा करे। तो मैंने जितना इजी लैंग्वेज में और शॉर्ट में और छोटे लेवल पे हो सकता था एएफओ की चीजें मैंने क्लियर की है।
तो अगर आप भी मन बना रहे हैं इस पे तो मेरे को कमेंट कीजिए। इसका पर्सनल सिलेबस, लास्ट ईयर कट ऑफ, कैटेगरी वाइज सीट्स, सारी चीज अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये भी करेंगे फॉर्म कब लगने हैं, कैसे लगाना है, कहाँ से, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो कौन कौन सी बुक्स आप ले सकते हो इंटरव्यू के लिए, क्योंकि अपने जो 2-4 मित्र मंडली है, जो फ्रेंड सर्किल है, वो ऑलरेडी एफओ लगे हुए हैं। ठीक है, एक अपने भैया हैं जो पंजाब बैंक में लगे हुए हैं, तो उनका इंटरव्यू करेंगे या उनसे बात करेंगे या उनसे लेक्चर, क्योंकि वो भी सेल्फ स्टडी से ही लगे थे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, चीजें इस पे अच्छा फीडबैक आता है, तो मैं आगे आपके साथ इस पे काम करना चाहूंगा। और मैं चाहता हूं आप सपने देखें, बड़े सपने देखें और उन सपनों को अचीव करें। अपने परिवार को, खुद को, आने वाली पीढ़ियों को, जो चल रही है उस पीढ़ी को एक अच्छी लाइफस्टाइल दें, अच्छी जिंदगी दें, पूरे कंफर्ट उनको दें, सुख सुविधाएं उनको दें, और उनको लगे कि हाँ यार सही में मैंने एक शेर या शेरनी पैदा किया है, एक अच्छा मैंने संतान पैदा की है जो मेरा नाम ऊंचा कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। मुझे पूरा भरोसा है जिन्होंने मन बनाया है, जिन्होंने ये सपना देखा है, वो इसको पा सकते हैं। और इतनी बड़ी बात नहीं है, मैंने कहा था नॉट अ बिग डील, लंका में जाके आग लगाने जैसा कुछ भी नहीं है। आप अगर थोड़ी थोड़ी भी मेहनत करते हैं, जिस भी सेमेस्टर में हैं आप, 1 साल 2 साल जो एमएससी के साथ साथ में अगर मेहनत करते हैं, तो आप आसानी से इस गोल को पा सकते हैं। बाकी माता रानी से, शारदा माँ से यही प्रार्थना करूंगा कि जो आप सपना देख रहे हैं वो पूरा हो। उम्मीद करता हूँ समझ में आई हुई चीजें। बेस्ट ऑफ लक। एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और जो भी आपके यार दोस्त बीएससी एग्रीकल्चर कर लिए हैं, कर रहे हैं या होने वाली है, सबके साथ इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। मुझे भरोसा है, झूठ नहीं सच में भरोसा है, बहुत अच्छा कर लोगे। बस थोड़ा सा अपने खुद के प्रति ईमानदार रहो, अच्छे सपने देखो और मेहनत करते रहो धीरे धीरे स्टेप्स में। ठीक है, तो सारे भाइयों को लव यू है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।